प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा। आगे बेटा ये क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है। इसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसकी 5वां लेसन यानी कि 5वीं वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से समझेंगे। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स, यानी कि रंगीन यौगिकों का निर्माण। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम आप ट्रांजिशन मेटल्स कहते हो, संक्रमण तत्व, तो ये क्या हैं? इनके ज्यादातर यौगिक जो कंपाउंड होते हैं और आयन कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। तो क्यों होते हैं इसका हम यहां चर्चा करेंगे, है ना। तो क्यों होते हैं देखिए, ये क्या है? ये एक डी ब्लॉक है जिसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। ये डी ब्लॉक है, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक 2 में टूटता है। ये डी ब्लॉक कितनी कैटेगरी में टूटता है? 2 भागों में टूटता है। इस चीज को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, यानी कि डी ब्लॉक का या डी ऑर्बिटल का टूटना। तो कितने कैटेगरी में टूटता है? 2 में। एक 3 टुकड़ों में टूटेगा और 2 टुकड़ों में टूटेगा, ऐसे स्प्लिटिंग। ये क्या हो गया? स्प्लिटिंग। यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, ठीक है। ये जो 2 भागों में टूटता है, एक 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक में 2 ऑर्बिटल। जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं इसको बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं? T2G। और जो 2 पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं EG। क्या बोलते हैं? EG। इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। इसकी एनर्जी कम है तभी तो ये नीचे है, और इसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए ये ऊपर है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करता है, यानी कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जंप करता है, ठीक। और जो जंप करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन। हिंदी में कहेंगे डी संक्रमण। ये डी ट्रांजिशन है, यानी कि डी के एक ऑर्बिटल से डी के दूसरे ऑर्बिटल में जंप करना, ठीक। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, देखो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। हाँ, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना ना, लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे चले जाना। तो जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाता है तो क्या करता है? फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि लाइट की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी को वो क्या करेगा? अवशोषित करेगा। और जिस लाइट के कलर को वो एब्जॉर्ब करेगा वही कलर का कंपाउंड वो दिखता है। जैसे एक एग्जांपल उठाते हैं, Ti3 पॉजिटिव टाइटेनियम आयन है, ठीक है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1। 22 होता है इसका। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितने बचे? 19, ठीक है। जब आप 22 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना 22 का, तो लास्ट में ये आता है 4s2 3d2। 22 का 22 इलेक्ट्रॉन्स का। जब ये 3 लूज करेगा, 3 कहां से करेगा? 2 तो ये करेगा और 1 इसमें से कर देगा, -1। तो डी में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, ये 3d1 आता है लास्ट में, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखा दिया। एक इलेक्ट्रॉन जो डी में बचा है Ti3 पॉजिटिव में, वो ये रहा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा T2G से EG में। जंप किया, जंप करने पर ये जो हमारी विजिबल लाइट होती है, विबग्योर, यही तो होती है। वॉयलेट, इंडिगो, वॉयलेट, ग्रीन, है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर होते हैं लाइट में। तो उसमें से इंडिगो और ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है ये इलेक्ट्रॉन? Ti3 पॉजिटिव का IB, इंडिगो और ब्लू वाली लाइट को। तो इसका कलर कैसा होता है? यानी कि इसका रंग कैसा होता है? पर्पल कलर का। पर्पल को क्या बोलते हैं? बैगनी बोलते हैं। तो कैसा होता है? बैगनी कलर का होता है, ठीक है। तो कलरफुल का एक ये एग्जांपल हो गया। क्यों है कलर? क्योंकि ट्रांजिशन होता है डी ट्रांजिशन। डी संक्रमण की वजह से ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। यही हम लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
बिकॉज ऑफ dd ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of d orbital, most of transition metal ions and their compounds are colorful. समझ में आया? डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन के डी ट्रांजिशन की वजह से डी ऑर्बिटल में ज्यादातर मेटल आयन और उनके यौगिक कैसे होते हैं? कंपाउंड, कलरफुल होते हैं। इसको हिंदी में भी लिखेंगे क्या? डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण अधिकतर संक्रमण धातु आयन व यौगिक रंगीन होते हैं। बात क्लियर हुई सबके? ठीक है। एग्जाम्पल में आप ये नहीं लिखेंगे, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए बताया था। आप लिखेंगे ये पूरा लिखेंगे एग्जाम्पल में। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, देखेंगे अब आपको क्या पढ़ना है, फिर बातें मत करो। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, यानी कि जटिल यौगिकों का निर्माण। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं? जिनमें बहुत सारे तरह के एटम आयन मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कठिन सा, है ना, एक जटिल संरचना बनाते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एग्जांपल बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तीन कारणों की वजह से। तीन रीजन है जिनकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि जटिल यौगिक बनाते हैं। पहला क्या है? उनका आयनिक रेडियाई कम होना, यानी कि उनकी आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या कम होना, मतलब आकार छोटा होना, पहला कारण। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है उनका आयनिक चार्ज ज्यादा होना, समझ रहे हो, आवेश का ज्यादा होना। और तीसरा रीजन क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल्स, डी कक्षकों का उपस्थित होना, जिसकी वजह से बंध बन सकता है। बंध मतलब बॉन्ड बन जाए। भाई बॉन्ड बनाने के लिए जगह चाहिए ना, और जगह किसके पास होती है? डी ब्लॉक के पास, क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं, खाली पड़े रहते हैं कमरे, वहां पर बॉन्ड बन जाते हैं। समझ में आया? तो यही चीज हमको लिखनी है। क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस most of transition metals form complex compounds, यानी कि निम्न कारणों के कारण या निम्न कारणों से अधिकांश संक्रमण तत्व जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब वो रीजन है क्या? वो रीजन कौन कौन से हैं? नंबर पहला, सबसे पहला क्या है? स्मॉलर आयनिक रेडियाई। स्मॉलर आयनिक रेडियाई मतलब, स्मॉलर का मतलब छोटी आयनिक त्रिज्या। एक कारण ये है, मतलब साइज छोटा होना। जब वो आयन बनाते हैं तो उनका साइज छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बनाने में संभव हो पाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
दूसरा रीजन क्या है? ग्रेटर आयनिक चार्ज। ग्रेटर आयनिक चार्ज मतलब बड़ा आयनिक आवेश, आयनिक चार्ज का या आयनिक आवेश का ज्यादा होना। और जो तीसरा रीजन है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि बंध निर्माण के लिए, बंध निर्माण के लिए डी कक्षकों का उपलब्ध होना। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, अर्थात बंध निर्माण के लिए डी कक्षकों का उपलब्ध होना, डी कक्षकों का उपलब्ध होना। तो देखो अब इन तीनों का मतलब फिर से समझ लो। आयनिक चार्ज छोटा होना मतलब त्रिज्या छोटी होनी, छोटा आकार होना। दूसरा चार्ज ज्यादा होना और तीसरा डी ऑर्बिटल का प्रेजेंट होना बॉन्ड बनाने के लिए। ये सब कारण है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक एग्जांपल लिखाएं आपको? नहीं लिखाऊं क्या? लिख लो एग्जांपल, है ना। एक एग्जांपल इसका लिखते हैं, एग्जांपल उदाहरण क्या? देखो एक है NiNH3 का होल 6, ठीक है, NH3 का होल 6 Cl2, ये एग्जांपल है एक, मान लो, ठीक है। और एक आधा एग्जांपल लिख देते हैं, PdH2O का होल 4 Br2 या 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये है एग्जांपल। अब ये देखो सीधे सीधे तो एग्जांपल है नहीं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl हुआ, सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स, सीधा सीधा कंपाउंड, वो तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। इसमें क्या, ये जो निकेल है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ पैलेडियम Pd ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, यानी कि इससे निकेल से ये NH3 जुड़ रहे हैं 6 और 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं और एक जटिल संरचना बन रही होगी। इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इनका नाम कैसे लगते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे इसका नाम है हेक्सा अमोनियम निकेल डाइक्लोराइड, है ना। तो इसी तरह से इनकी नेमिंग कैसे पढ़ते हैं वो आप आगे सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बस एग्जांपल इनमें से कोई एक लिख लेना और यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, देखिए साहब, इधर फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पढ़ेंगे आप, यानी कि अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण। ये हैं क्या, पहले ये तो समझ लो, निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हैं क्या, देखो जो बड़े बड़े मेटल होते हैं या बड़े बड़े जो कंपाउंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, इस तरह से बड़े बड़े कोई एटम है ना, ये अरेंज है। जैसे मान लो ये निकेल है, क्या है, निकेल के एटम है। तो बड़े बड़े एटम्स के बीच में ये जो खाली जगह रहती है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। हिंदी में कहते हैं अंतरकाशी अवकाश। ये स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये बड़े बड़े एटम हैं, बड़े बड़े परमाणु, जैसे ये मान लो निकेल का है। तो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये छोटी छोटी जो जगह है, यहाँ कुछ दूसरे छोटे छोटे एटम आ जाते हैं। जब यहाँ हाइड्रोजन पाया जाता है, क्या, हाइड्रोजन, निकेल के स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया। तो यह हाइड्रोजन है। तो ये जो कंपाउंड बना वो क्या बना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना। समझ में आया। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल यौगिक बनाते हैं, यानी कि अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। ये है क्या, ये जो कंपाउंड है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वो है क्या, बड़े बड़े परमाणुओं के बीच में जो अंतरकाशी अवकाश होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसमें छोटे छोटे एटम,
छोटे छोटे परमाणु उपस्थित होते हैं और जो यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड या अंतरकाशी यौगिक बोलते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? अब इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रांजिशन elements form a number of interstitial compounds, a number of interstitial compounds, ठीक है? in such compounds smaller atoms like hydrogen, carbon, etc. are present in interstitial space, of larger transition metals। हिंदी में क्या लिखेंगे? संक्रमण तत्व अनेक अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं, अनेक अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। ऐसे यौगिकों में बड़े बड़े संक्रमण धातुओं के अणुओं के मध्य या अणुओं के अंतरकाशी अवकाश में छोटे परमाणु जिसे भी परमाणु कर लेना, छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। मतलब समझ में आ गया? बड़े बड़े एटम है, ये बड़े बड़े एटम है जैसे निकेल है, इनके बीच में छोटे छोटे ये जो जगह है, इस जगह को कहते हैं अंतरकाशीय अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें छोटे छोटे परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का है ना, ये समझ रहे हो? तो जो बनता है उसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आया? अब इसके फीचर्स यानी कि गुण। जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उसके गुण क्या क्या है? नंबर 1, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक अधिक होता है। शो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि विद्युत चालन करते हैं। ये इसकी 2 प्रॉपर्टी हो गई। और these are chemically inert, यानी कि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। मतलब कि इसके जो फीचर हैं वो क्या क्या हैं? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इनको पिघलाने के लिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करते हैं, मतलब विद्युत चालन करते हैं, करंट आ जाता है इनमें। और केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी कि कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं करेंगे। समझ में आया? ये होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए।
है।